करना चाहिए। पहले तो इसी इशू पर मैं आ जाता हूँ। एक तो ठीक है कि हमारे देश के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, लेकिन यूपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको समझना चाहिए कि एक सवर्ण होने के नाते, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूँ तो मैं कैसे समाज में पला बढ़ा हूँ जहाँ पर कि प्राय मुलायम सिंह यादव की राजनीति को जो है नकारा जाता है और वो जातिगत राजनीति के आधार पर उनको देखा जाता है। पर जैसे जैसे मेरी सोच विकसित हुई, पता नहीं विकसित हुई कि पूर्वाग्रह से कहीं ग्रसित हुई है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी सोच में बदलाव आया है, मैं ये कह सकता हूँ। मैंने एक बात दिल से महसूस की है कि अगर जिस तमाम विकास के मॉडल को हम आज की तारीख में चर्चा में लाते हैं, अगर लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, या फिर दक्षिण में पेरियार, करुणानिधि, या फिर मायावती, कांसीराम, अगर ये नेता ना होते, ऐसे नेता ना होते, तो क्या जो मुख्य धारा के प्रमुख राष्ट्रीय दल रहे हैं, क्या वस्तुतः वे समाज के उस सबसे पिछड़े तबके को इतना आगे लेकर के आने का काम करते? यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो मार्क्सवादी पार्टियां भी थीं, और मार्क्सवाद किसी ज़माने में वही दर्जा रखती थी जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी रखती है। कांग्रेस के बाद वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। और हम लोगों को राजनीतिक दलों का इतिहास पर भी चर्चा करना है, लेकिन वो मैं जब क्लास 12 के एनसीईआरटी लूँगा तब मैं करूँगा वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि हम ये समझने की कोशिश करें कि जिस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, उसका अपना जो है राजनीतिक जो आधार जो लेता है। तो मुझे ये लगता है कि विकास तब तक संभव नहीं था जब तक कि भारत की एक बड़ी आबादी को, जो कि मुख्य धारा से जिसे पूरी तरह से वंचित रखा गया। हालांकि नेहरू मुझे एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय स्तर के नेता नजर आते हैं आज तक के इतिहास में। आप लोग जानते होंगे कि नेहरू मुझे विशेष तौर से प्रिय रहे हैं। तो नेहरू एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जो कि प्रमुख या सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे, वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पूरे जीवन काल में वे लगातार हर एक वर्ग के लिए संघर्ष करते रहे। खास तौर से उनका भूमि अधिग्रहण संबंधी जो, या भूमि सुधार जो उनके कानून थे, वो मुझे विशेष रूप से प्रिय लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि 70 सालों में इतना करेजियस लीडर कोई और इस देश में पैदा हुआ है जितना कि नेहरू थे। मैं इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा करेजियस मैं नेहरू को मानता हूँ हमेशा से। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कांसीराम जैसे नेता ना होते, अगर मुलायम सिंह यादव जैसे नेता ना होते, अगर लालू प्रसाद यादव जैसे नेता ना होते, और उत्तर प्रदेश में रहने के कारण मुलायम सिंह यादव, क्या वस्तुतः पिछड़े वर्ग को वही आवाज मिल पाती जो आज की तारीख में वे आवाज बन गए हैं? और जिस तरह से तमाम पिछड़ी जातियों को उन्होंने लामबंद किया राजनीतिक रूप से, समाज में प्रभाव तभी पड़ सकता है जब उनको राजनीतिक हम शक्ति देते हैं। और इस आधार पर जो जातिगत राजनीति हुई, ये बड़ी कमाल की हमारे देश में जो है अवधारणा चली है कि जाति की राजनीति करने वाले धर्म की राजनीति को बुरा बताते हैं, और धर्म की राजनीति करने वाले जाति की राजनीति को बुरा बताते हैं। पर निसंदेह एक समाज के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर, हम लोगों को मुलायम सिंह यादव का इसलिए ऋणी होना चाहिए कि पूरे समाज को, खास तौर से जो नेतृत्व में धकेल दिया गया था हजारों साल से, उसकी वो आवाज बनते हैं प्रमुखता के साथ। उस आवाज को वो लेकर के आगे आते हैं, और उन लोगों को उन्होंने आवाज दी, राजनीति में, समाज में जगह दी, जो कि अन्यथा शायद संभव नहीं था। आज मुलायम सिंह यादव जी का जो है देहांत हुआ है। मैं सामान्यतः जी वगैरह शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन अभी कर रहा हूँ। तो निसंदेह एक बड़ा आकाश जो है वो छोड़ करके अपने पीछे गए हैं। हम लोग कतई जो है अखिलेश यादव से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उस राजनीति को कभी भी समझेंगे कि उनके पिता क्या कर रहे थे। अखिलेश यादव भी वो
यमुना एक्सप्रेसवे को विकास समझते हैं। मुलायम सिंह यादव यमुना एक्सप्रेसवे नहीं बनाते थे, क्योंकि जब आप यमुना एक्सप्रेसवे बनाते हैं तो आप उसी राजनीति को उलट देते हैं जो कि आपके पिताजी ने शुरू किया हुआ था। आप गरीबों की जमीन छीन करके अमीरों के चलने के लिए आप जगह बनाते हैं, ये उचित नहीं है। मुलायम सिंह यादव या लालू प्रसाद यादव या कांसीराम या मायावती या फिर पेरियार जैसे नेता और भी जगहों पर और नेता इस तरह से रहे हैं, मैं उनका उल्लेख सबका करना संभव नहीं है, पर मुझे विशेष रूप से ये गरीबों को, पिछड़ों को आगे लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। तो इस संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये तेजस्वी यादव नहीं समझ पाएंगे कभी, ये नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाएंगे कभी, जबकि वो स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन वो भी कभी इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है उस तरह की राजनीति, उस वैसे जो है विकास के उदाहरणों को समझाने। विकास वो नहीं है जो बड़ी बड़ी सड़कें बनती है, बड़े बड़े पुल बनते हैं, हवाई अड्डे बनते हैं। विकास उसको होता है कि जब समाज में अधिक से अधिक लोगों को हम औसत जो विकास की मुख्य धारा है उसका जो है हिस्सा बनाते हैं। और इस काम को मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में बखूबी किया, जिसका कि असर राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है, और इस राजनीति के दम पर वो समाज में बहुत ऊपर जाते हैं। निसंदेह मुलायम सिंह यादव का जो है स्थान बहुत ऊपर है। भले ही उनके ऊपर जातिवाद या तमाम तरह के आरोप लगते हैं, वो आरोप हर किसी के ऊपर होंगे। और परिवारवाद, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं कोई आरोप नहीं मानता, परिवारवाद कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में परिवारवाद होगा ही होगा, होना भी चाहिए। परिवार के आधार पर किसी को चुन लिया जाए, अगर ये गलत है, तो सिर्फ किसी परिवार का सदस्य होने के कारण किसी को अस्वीकार कर दिया जाए, ये भी गलत है। यह जनता के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो किसे चुनती है और किसे नहीं चुनती है। और परिवारवाद भारत में नहीं होगा तो अमेरिका में होगा। परिवारवाद भारतीय संस्कृति की मौलिक देन है। जहाँ तक मुलायम सिंह यादव के ऊपर दूसरे आरोप हैं, वो सही भी उनमें से कुछ होंगे, कुछ उनमें से गलत भी होंगे, परंतु निसंदेह उन्होंने समाज के लिए जो किया है वह अतुलनीय है। तो मेरे ये शब्द ही जो है उनके लिए श्रद्धांजलि भी रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो है एक अलग, एक नया डायमेंशन समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात से। बिल्कुल रट्टू तोता मत हो जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिस तरह से फीड करती है वो बहुत गलत फीड कर देती है। मैं कल राजीव रंजन जी का एक बयान सुन रहा था, न्यूज़ 24 पर आते हैं, तमाम जगहों पर वो मोटे से हैं, और माइक लेकर के लोगों से पूछते रहते हैं कि बताइए किसको वोट देंगे आप, किसकी हवा चल रही है टाइप का। और वो सोमनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर बात कर रहे थे, और सोमनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद जो है लोगों से वो उसकी भूमिका बताते समय उन्होंने कहा कि पटेल ने जो है ये सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, एक बड़े हिस्से का कराया था, निसंदेह ये बात सही भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब उसके उद्घाटन की बारी आई तो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए पटेल जो है वो नेहरू को समझाते रहे कि आप राजेंद्र प्रसाद को जाने दीजिए, जबकि पंथ सेक्युलरिज्म के नाम पर नेहरू नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद जाए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शिकार हो गया राजीव रंजन यहाँ पर। इस बात को आप समझिएगा कि कैसे जो है लोग शिकार होते हैं और आपको क्यों बचना चाहिए, और मैं क्यों आपको एक अलग डायमेंशन पर ले जाने की कोशिश करता हूँ। राजीव रंजन निसंदेह मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छे पत्रकारों में से भी हैं, लेकिन राजीव रंजन चुप कर जाते हैं। पहली बात कि जिस समय सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन होना था, पुनर्निर्माण वाला उद्घाटन होना था, वो 1951 में हुआ है, और तब तक पटेल जी की मृत्यु हो चुकी थी। और ये भी नहीं भूलना चाहिए राजीव रंजन जी को कि जो सोमनाथ मंदिर के लिए फंडिंग की व्यवस्था की गई थी, उसके लिए नेहरू एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जो है उसका इंतजाम कराते हैं। तो ये आरोप जो है सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में जो नेहरू के ऊपर लगा रहे थे, वो पूरी तरह से गलत, वो पूरी तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई है।
इसी तरह से आम आदमी पार्टी, परवेज बुरा नहीं मानेंगे, उनके एक नेता ने जो है मुझे कमेंट में लिखा था आज कि 1925 में गांधी जी ने एक किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने ये लिखा है, गांधी जी ने, कि दलितों को जगह नहीं मांगनी चाहिए, नागरिकता नहीं मांगनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी ने 1925 में लिखी अपनी पुस्तक भारत का वर्णाश्रम धर्म और जाति व्यवस्था में साफ साफ लिखा है कि शूद्र वर्ण और हरिजनों को भारत की नागरिकता की मांग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। गांधी ने एक तो पहले ऐसी कोई किताब 1925 में लिखी नहीं, नंबर एक बात, और दूसरे गांधी मतलब इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। तो आम आदमी पार्टी भी उसी परिपाटी पर चल रही है जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी चली, कि गांधी के खिलाफ लोगों में जहर पैदा करो, नफरत पैदा करो, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग शिकार हो जाते हैं। एक ऐसी किताब का जिक्र कर रहे हैं गांधी जी, ऊपर से पूछ रहे हैं बेटा अगर रॉयल्टी भी आती है इस किताब को तो हमको भिजवा दो, क्योंकि तुमने अकेले पढ़ रखी है। गांधी जी ने ऐसी कोई किताब लिखी नहीं है। गांधी जी तो दलितों को इस देश पर पहला अधिकार मानते थे। तो अब भैया तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कोई क्या कर लेगा। तो आम आदमी पार्टी भी उसी ढर्रे पर चल रही है, वही काम कर रही है। मैं राजनीतिक बात नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से लोग फॉलो करने लगे हैं ट्रेंड्स को। लोगों ने अपना ये दिमाग, किस तरह से इंटरनेट मनुष्य के दिमाग पर राज कर रही है। और इसीलिए जब मैं इसके पहले मुलायम सिंह यादव पर बोल रहा था, तो हालांकि मुलायम सिंह यादव स्वयं कभी यादव नहीं लिखते थे, वो सिर्फ मुलायम सिंह लिखते थे, लेकिन बाद में राजनीतिक मजबूरियों के चलते उनके नाम के आगे उनके ही लोग यादव लिखने लगे। बुरा भी नहीं है भाई, ठीक है, चलिए, जिसकी जाके रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। तो मेरा उद्देश्य ये था कि आप संकल्पनाओं को समझिए और उसके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को समझिए, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्योंकि अखबारों में जब उनका विश्लेषण किया जाएगा तो इस तरह से किया जाएगा कि क्या वो हेलीकॉप्टर से कूदे थे कि नहीं कूदे थे, इस तरह की बात की जाएगी, तो मूर्खता भरी बात है। मुझे हमेशा से ये लगता है कि भारतीय राजनीति में उनका बहुत अहम स्थान रहेगा, जो फिर कभी भी भरा नहीं जा सकता। नए स्थान तैयार होंगे, उनका नया क्षितिज होगा। मुलायम सिंह का अपना एक अमिट क्षितिज हमेशा रहेगा। हम लोग जो क्लास छोड़े थे वहीं पर आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस समय अराजकता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इसके पहले कि मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं, हाँ एक चीज और है अनिका, मैंने तुम्हारे आंसर को पूरी तरह से रिव्यू किया था, मिल गया तुम्हें? सर अभी मैंने चेक नहीं किया है, मैं चेक कर लूंगी। ग्रुप में ही मैंने जो है वॉइस मैसेज दिया हुआ है। आप में से ओके सर, बाकी ओके। जिसका भी आंसर जो है रुक गया हो, तो वो मुझे जो है ग्रुप में ही, जो आईएएस मार्गदर्शक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर वो मुझको आंसर फिर से रीसेंड कर दे। मैं आजकल में जो है सारे आंसर रिव्यू करूँगा, क्योंकि अब हेल्थ भी मेरी सही है, बाकी जो कंडीशंस हैं वो भी सही हैं। बारिश तो लखनऊ में 24 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश होने के बाद जाकर के अब रुकी है, हालत खराब हो गई थी अच्छों की। सूरज कुछ कहना चाह रहे क्या? मुझे लगा कुछ मैसेज आप लिख रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ें। हम यही तो पढ़ा रहे थे। तो अराजकता पर हम लोगों की चर्चा चल रही थी, और अराजकता पर चर्चा करते हुए हमने कहा था कि अराजकता एक राजनीतिक दर्शन के रूप में है। अब यहीं पर महात्मा गांधी को मैंने आप लोग को अराजकता के संदर्भ में समझाने की कोशिश की थी। किसी ने कुछ कहने की कोशिश की है? ओके। मुलायम सिंह, लालू जी, ये सब लीडर्स ने पॉलिटिक्स को एलीट क्लास से कॉमन मैन तक लेकर आए हैं सर। या मैं इस मामले में थोड़ा सा जो है सिर्फ एलीट क्लास से अगर कहें
तो इस बात को मैं गलत मानता हूँ। इसका पहला श्रेय अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वो श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाना चाहिए। क्या आप मुझसे सहमत हैं? महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने कि एलिट क्लास से उठा करके इसे कॉमन मैन तक के बीच में ले गए थे। हाँ, लेकिन बीच में ये था कि आज़ादी के बाद फिर वो जो कमी एक रह गई थी उसको किया था। और ख़ास तौर से इनको हमें कॉमन मैन से ज़्यादा जो है पिछड़े तबके से मानना चाहिए। हालांकि ये भी आपकी बात मानी जा सकती है कि जो सवर्ण समाज रहा था वो अपने आप को एलिट ही महसूस करता था, उसी तरह से बिहेव करता था। और जो अन्य वर्ग तो वो पिछड़े वर्ग। हाँ, लेकिन जब एक भाषा के तौर पर आप कभी भी लिखिएगा तो ये मत लिखिएगा, क्योंकि इसका श्रेय जो है महात्मा गांधी को जाता है और उससे उनसे आप ये बात श्रेय छीन नहीं सकते महात्मा गांधी से। जो प्रकारांतर से वो बात आप कह रहे हैं वो भी सही है, मुझे उससे कोई जो है परहेज, कोई दुराव नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेकर था हमारा सा। तो गांधी ने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही दिया था। जंगे आज़ादी भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट तो था ही ना, तो हमें उस चीज़ से जो है हटना नहीं चाहिए। पर ठीक है, आप अपनी बात को अगर अन्य लाइन में स्पष्ट करते हैं तो सही है, पर शब्दों का चयन थोड़ा और बेहतर हो तो और अच्छा लगेगा। अब आइए जरा हम जनतंत्र, कुलीन तंत्र वगैरह पर चर्चा करनी थी हम लोगों को। शक्ति के स्रोत के आधार पर शक्ति कहां से मिल रही है? एक होता है कि जो भी शासन तंत्र है, जो भी सरकार होती है, जो भी राज्य होता है, उसको एक पहचान मिलती है, एक अथॉरिटी मिलती है, एक प्राधिकार मिलता है। वह प्राधिकार कई तरह से मिल सकता है। जब वह अधिकार, अथॉरिटी उसको ब्लड रिलेशन के आधार पर मिलती है, रक्त संबंध के आधार पर मिलता है, तो हम उसको राजतंत्र कहते हैं। जब वह पैसे के दम पर स्थापित हो जाती है तो हम उसको धन तंत्र कहते हैं। जब वह जनता के बीच से लोकप्रियता के आधार पर, निश्चित लोकप्रियता के आधार पर आती है तो हम उसको जनतंत्र कहते हैं। लेकिन जब शासन इस आधार पर तय होना शुरू हो जाए कि वह केवल कुछ विशिष्ट घरानों में, कुछ विशिष्ट वर्गों तक ही सीमित रहे, तो उसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं, ओलिगैर्की कहते हैं। मतलब कुछ खास लोगों के बीच में उसको सीमित रहे। जैसे बलबन अपने सत्ता की वैधता को बनाए रखने के लिए वह एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है। उसका कहना था कि गद्दी पर बैठने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो ऊंचे जातियों से आते हैं, ऊंचे खानदानों से आते हैं। जबकि खुद गुलाम था, माई बाप का पता नहीं था बलबन के, स्पष्ट इतिहास उसके बचपन का नहीं है हम लोग के पास। तो वह बलबन जो है अपने आप को जो है फारस के राज परिवार से जो है पैसे के दम पर कनेक्ट करा देता है अपने, और इस तरह से वो कुलीनता को अपना आधार मानता है। और इसी तरह से ऑटोक्रेसी है, एक तंत्र, मतलब कि जब एक ही व्यक्ति सर्वेसर्वा हो जाए तो उसे एक तंत्र कहते हैं। जैसे कि राजतंत्र हमेशा एक तंत्र होते थे। अभी भी लोकतंत्र में देखिए कि कोई नेता हो जो बार बार आपसे घूम घूम करके कहे मैंने किया, मेरी सरकार, उसके मंत्री भी लोग कहें कि उनकी सरकार, तो मतलब एक का नारा जब गूंजे तो उसे एक तंत्र कहते हैं। हम लोग जरा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र को जब कभी भी परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है तो प्रायः लोकतंत्र को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए। लेकिन यह परिभाषा नहीं है। परिभाषा देने के लिए जरूरी है कि वह उस बात की या उस सिद्धांत के मूल दर्शन को समझा सके, उसकी विशिष्टताओं को समझा सके। यह जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं, यह वस्तुतः एक कोटेशन भर है
और ये कोटेशन किसका है? ये कोटेशन जो है वो अब्राहम लिंकन का है। तो हम सिर्फ एक कोटेशन तक सीमित नहीं है, हमारी जो डिमांड है उस कोटेशन से बहुत आगे तक जाती है। हम कोटेशन तक अपने आप को सीमित ना करें। तो मैं कभी भी उसको एक परिभाषा के तौर पर नहीं लेता हूं। लेकिन लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र को अगर मुझे, अच्छा आज मैंने भी बोर्ड नहीं लिया है, देखिए मैं भी क्या क्या करता रहता हूं। ये सूरज ना जो ना करवा दे मुझसे। देखिए हम बात किस चीज की करते हैं? लोकतंत्र। अब देखिए हिंदी में कैसे इसको समझना है। लोक मतलब लोक, और तंत्र मतलब सिस्टम, व्यवस्था। तो लोकतंत्र को अगर मुझे परिभाषित करना होगा तो मैं लोकतंत्र को कैसे परिभाषित करना पसंद करूंगा? मैं लोकतंत्र को परिभाषित करूंगा कि जब शासन व्यवस्था में, जब शासन अपने आप में व्यवस्था है, तो मैं सिर्फ इतना लिखता हूं, जब शासन में लोग भागीदारी करें। और लोग भागीदारी करें ये कैसे पता चलता है? तो ये होता है निर्णय लेने की क्षमता से, कि क्या शासन के विषयों में लोगों के पास वास्तविक रूप से निर्णय लेने की क्षमता है। यही लोकतंत्र को डिफाइन कर सकता है। यानी कि यह लोग तय करें कि फ्रीबीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी कि मुफ्त की योजनाएं, हालांकि कोई भी योजना मुफ्त की योजना नहीं होती है, ये मैं कई बार कह चुका हूं। मुफ्त में सिर्फ 8,000 करोड़ की जहाज आती है, या नेता लोग जो हेलीकॉप्टर से, या अभी तो मैं देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो प्राइवेट जेट से जो है चल रहे हैं, जिसकी कि प्रतिदिन का किराया केवल 60 से 70 लाख रुपए आता है। सवाल ये है कि ये पैसा जो है अरविंद केजरीवाल जो 60 से 70 लाख खर्च कर रहे हैं, यह पैसा कहां से आया? आप कह सकते हैं कि बाकी नेताओं के पास कहां से आया। बाकी चोर हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आपको चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है। तो ये कहते हैं कि 60 to 70 lakhs अराउंड ये जो खर्च हो रहा है ये साहब मुफ्त का है। ये जो 8,000 करोड़ का जहाज है यह जो है मुफ्त का है। तो यानी कि इस देश के नेता मुफ्त में खाते हैं, आम आदमी नहीं खाती। तो ये कहते हैं कि जो मुफ्त की योजना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपको हथियार पर खर्च करना है या आपको शिक्षा पर खर्च करना है, यह निर्णय कौन लेगा? यह निर्णय लिया जाएगा जनता के द्वारा। अगर कोई कुछ लोग यानी कि कुछ मंत्री, संसद सदस्य अगर बैठ करके इसको तय कर दें तो ये जो है सही बात नहीं हुई। जब जनता यह निर्णय ले कि हथियार पर खर्च होना है कि शिक्षा पर खर्च होना है, तो ही यह लोकतंत्र है। और अगर इस तरह से आपने निर्णय लेना शुरू कर दिया तो लोकतंत्र में मतलब कि क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं कि फलाना जगह लोकतंत्र है तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो लोकतंत्र के बारे में आप बातें कर रहे हैं साहब, ये जो आप लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं, यह लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब शासन संबंधी विषयों पर, आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा कि जब शासन संबंधी विषयों पर जनता निर्णय करे, जनता का मतलब यहां पर नागरिक से है, नागरिक निर्णय करें
तभी आप ये मानिए कि डेमोक्रेसी है, अदरवाइज डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आज की डेमोक्रेसी को मैं अक्सर करके क्रिटिसाइज करते हुए आप लोग से कहता हूं कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं है, क्योंकि मुद्दे हमारे ऊपर पैरासूट के माध्यम से गिराए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिलकर के हमारे विचारों को अपहृत करने की, अपहरण करने की कोशिश कर रही है, अपहृत कर रही है। तो क्या हम ये मानेंगे कि हम लोकतंत्र में नहीं? हमें ये मानना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये क्या है? यह लोकतंत्र की दुश्मन है। लोकतंत्र की दुश्मन मतलब संविधान का दुश्मन, संविधान का दुश्मन मतलब देश का दुश्मन। क्या मेरी बात पूरी तरह से सही है? हाँ, इस मामले में सही है, क्योंकि अगर आप आंतरिक सुरक्षा के किसी भी विशेषज्ञ को पढ़ेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी के किसी भी एक्सपर्ट को अगर आप सुनेंगे, तो वह हर बार आपको कहता हुआ मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है ना? तो जो मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, वह जनता निर्णय ले। वो पैरासूट के माध्यम से हमारे ऊपर गिरानी नहीं चाहिए कि हमको बुलेट ट्रेन चाहिए तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे। कान के नीचे इनके बजाना चाहिए। नहीं, इस देश में अगर एक भी बच्चा भूखा सड़क पर सोता है तो आप विश्वगुरु कैसे बन जाएंगे? लोकतंत्र का प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या देश में एक भी व्यक्ति ऐसा है जो आज भूखा सोया है? तो मानना चाहिए कि एक समाज, एक सरकार के तौर पर असफलता है ये। विश्वगुरु हमें ऐसा नहीं चाहिए कि देश में 28 करोड़ आबादी भूखी सो जाए। हमें विश्वगुरु तब हम मानेंगे, हम विश्वगुरु ना हो क्या फर्क पड़ता है? एक तो कोई हमको जो है ट्यूशन फीस तो देगा नहीं विश्वगुरु के तौर पर। तो लोकतंत्र अपने मुद्दे अपने बीच से उठाती है, तो शासन संबंधी विषयों पर जनता निर्णय ले, लेकिन जनता यह निर्णय प्रत्यक्ष तौर पर भी ले सकती है, डायरेक्ट भी ले सकती है और अप्रत्यक्ष भी ले सकती है। प्रत्यक्ष तौर पर यानी कि जनता खुद बैठे और निर्णय ले ले, जैसे कि द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट इज ग्राम सभा। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण है। लेकिन यह कब संभव है? जब 5,000 10,000 की जनता हो तो भाई वो निर्णय ले ले। लेकिन जब 140 करोड़ की जनसंख्या होगी और 140 करोड़ में भाषा अलग होगा, मुद्दे अलग होंगे, तो उन पर एक मत निर्णय बनाना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो बैठेंगे कहां? बैठेंगे तो बतियाएंगे किसमें? तो अप्रत्यक्ष निर्णय यह होगा। तो अप्रत्यक्ष निर्णय के लिए जनता क्या करती है कि जनता स्वयं नहीं चुनती है। जब जनता का आकार बहुत विशाल हो, क्यों जनता ना करे? इसका जवाब अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो इसका पहला है कि जनसंख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या बहुत अधिक है, इतने लोग कहां बैठेंगे, कैसे बात करेंगे? दूसरा, शासन के विषय अब काफी जटिल हैं। शासन के विषय, ये सब उतार लीजिएगा आप लोग। शासन के विषय काफी जटिल और तकनीकी पूर्ण है, और सभी के अंदर इसकी समझ हो यह जरूरी नहीं है। तो तीसरा यह भी है, और अंतरराष्ट्रीय, तीसरा क्या पढ़ लिख रहा हूं मैं? अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी शामिल होती हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियां वगैरह हैं।
तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जनता सीधे निर्णय नहीं कर सकती। तो जनता अगर नहीं सीधे निर्णय करेगी तो फिर क्या हो? इफ नॉट द पीपल डायरेक्टली, देन व्हाट? फिर क्या हो? तो फिर होना यह चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि निर्णय लें, जनता के प्रतिनिधि निर्णय लें। लेकिन जनता के प्रतिनिधि कैसे निर्णय लें, किन आधारों पर जनता के प्रतिनिधि निर्णय लें? तो जनता के मतानुसार, जनता के मतानुसार या जनमत के अनुसार ये निर्णय लेने चाहिए। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि जो लोग सांसद, विधायक आदि के रूप में प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए हैं, उनको क्या करना चाहिए? उन्हें करना यह चाहिए कि समय समय पर वो जनता के बीच में जाएं, हाल चाल पूछें, कहीं पान की दुकान पे खड़े हो जाएं, कहीं चाय की दुकान पे खड़े हो जाएं और जनता से बात करें, जनता को सुने, सुनाए नहीं। आजकल क्या फैशन चला है नेतागिरी में, मन की बात सुनाई जा रही है। नहीं, ये तो राजतंत्र हो गया मन की बात सुनाना ना। जनता के मन की बात सुनिए। अभी क्या होता है कि सांसद, विधायक अपने क्षेत्र में जानते हैं कार्यक्रमों में भाग लेने, तो वो खुद ही 1.5 घंटा 2 घंटा निर्णय देते हैं और उन्हीं के टाइप के उनके चमचे चापलूस या उनके सहयोगी जो है बात करते रहते हैं और जनता बैठ के सुन रही है। जनता को कहना चाहिए शट अप, दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी फ्लरिश व्हेन द लीडर इज लिसनिंग एंड पब्लिक इज एक्सप्रेसिंग। लोकतंत्र तब प्रफुल्लित होगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा जब नेता खामोश होकर के सुनेगा और जनता सुनाएगी। यहां तो साहब उल्टा हो रहा है। तो होना क्या चाहिए कि आप चाय की किसी दुकान पे चले जाइए, 25-50 लोग वहां पर जो रैंडमली बैठे हुए हैं और आप उनसे बात करिए। आप बात करिए कि कृषि कानून आया हुआ है, आप बताइए कि क्या करूं मैं, आपको ठीक लग रहा है? अब सरकार क्या करती है अपने सांसदों और विधायकों से? आप देखिए अखबारों के पन्नों पर जो है छपा था, सरकार कहती है कि जाइए और लोगों को इसके फायदे गिनवाइए। ये तो प्रोपोगेंडा हो गया, सोशल मीडिया कर रही है। वो रुबिया लियाकत कर रही है, क्या नाम है उनका, रूबिका लियाकत कुछ नाम तो है। इसी तरह से वो जो है अमीश देवगन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, डिमाका कर रहे हैं। अरे नहीं, ये सब गधे हैं, नालायक हैं, पढ़े लिखे नहीं है। जनता को सुनो, सुनाओ मत। लोकतंत्र क्या कहता है कि जनता की सुनो। लिसन योर पब्लिक and your public will tell you what is the right and what is the wrong. You are mere representative, नौकर हो यार, सुनो उनकी। और जब आप उनकी सुनेंगे तब संसद सही निर्णय बना पाएगी। लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र, अफसोस की बात है कि लोकतंत्र इस देश में जीजा तंत्र बन गया है। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हम लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, बल्कि हम किस में जी रहे हैं? ये मेरा शब्द है, मैंने नया शब्द गढ़ा है, जीजा तंत्र। काफी लंबे समय से जो है लोगों को जागरूक कर रहा हूं। एक तो जब आप नेता चुनने जाते हैं तो यादव जी यादव वाली पार्टी को वोट देंगे, दलित वाले जो है दलित वाले को देंगे, सवर्ण वाले जो है अपना जो है देख करके देंगे, ये फलाना उनको देंगे, बाहुबली को देंगे, अपना परिचय देख करके देने के। समझ में नहीं आता है कि
बेटिया बहन के लिए दामाद और जीजा ढूंढने निकले हैं। अब जो जाति बिरादरी ढूंढ रहे हैं, धर्म ढूंढ रहे हैं। मुसलमान देगा तो वो ये देख करके देगा कि ओवैसी किसका समर्थन कर रहे हैं, नामुरादों कम बख्तों। हिंदू देगा तो ये देखेगा कि मंदिर कौन बनवा रहा है। ये तुम्हारे मुद्दे नहीं है, ये ऊपर से थोपे गए मुद्दे हैं। और उसके बाद देखिए नेताओं का भी लक्षण कैसा होता है। आप शादी विवाह का जो है समय सोचिए, हमारे देश में चुनाव का सोचिए, एक जैसा है। जैसे शादी के लिए जब लड़का देखने जाते हैं तो लड़का बड़ा विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा सज्जन, उससे ज्यादा विनम्र तो साहब इस देश में कोई नहीं। नेता भी जब वोट मांगना होता है तो देखिए इतना सज्जन, इतना विनम्र होता है कि फिर पूछिए नहीं। पांव पांव गिरता है, गांव गांव चलता है। उसके बाद वोटिंग के दिन नेता थोड़ा सा हनक में रहता है, जैसे कि द्वार पूजा के समय में दूल्हा हनक में आता है, लेकिन अभी भी विनम्रता खोई नहीं है दोनों ने। और उसके बाद इधर ब्याह हो गया, उधर चुनाव का रिजल्ट आ गया। न दूल्हा साहब ससुराल में विनम्र रहेगा और न जो है नेता जनता के बीच में विनम्र रहेगा। इस देश में लोकतंत्र पूरी तरह से जीजा तंत्र में बदल गया है। ये इस लोकतंत्र की खामी है। इसे बदलने की आवश्यकता है। और बदलेंगे कैसे? क्या आप समझिए कि आपको सुनना नहीं, आपको सुनाना है। नेता को सुनना होगा। कोई बड़ी रैली वगैरह, पब्लिक मीटिंग वगैरह हो, आइए एड्रेस करिए, लेकिन सामान्य तौर पर नेता को बतियाना पड़ेगा जनता से। अब नेता बात नहीं करता है। आपको लगता है कि स्मृति ईरानी किसी पब्लिक की सुनती होंगी? निर्मला सीतारमण सब्जी खरीदने जाती है, वो भी पॉलिथीन का बैग लेकर के। आप देखिए उनके गार्ड जो है वो पॉलिथीन का बैग पकड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने सोच रखा है कि आपकी यही नाटक लोगों को आकर्षित करेंगे। तो जनता के मत के अनुसार चलना चाहिए। टीवी नहीं डिसाइड करेगा कि इस देश के मुद्दे क्या हैं। अनफॉर्चुनेटली कर रहा है। मोबाइल नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर रहा है। तो लोकतंत्र का किडनैपिंग हो चुकी है, डेमोक्रेसी की किडनैपिंग हो चुकी है। लेकिन और दूसरी बात यह कहा जाता है, एक और मुद्दा लीजिएगा, कि इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी लोग कहते हैं जो बहुमत कहेगा वही होगा। यह भी गलत बात है। बहुमत जो कहेगा, ये बड़ा एक कमाल की बात यह है कि आप ये समझिएगा कि ये एक सिद्धांत के तौर पर परोसा जाता है कि अगर अल्पसंख्यक, पूरी दुनिया के लिए मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, कि अगर अल्पसंख्यक के मतानुसार चलिए तो ये सांप्रदायिकता कहलाती है, और बहुसंख्यक के हिसाब से चलिए तो यह राष्ट्रवाद कहलाता है। ये किसने बोला है? ये जो थ्योरी है ये डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। ये आप कोटेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कॉन्सेप्ट है। इसी को मैं उलट दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि चलिए आगे कभी धर्मनिरपेक्षता पर बात करेंगे तो उसको लेंगे, अभी मैं उस छोड़ देता हूं। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करता है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, कि विकल्पों की उपस्थिति हो। देखिए स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा अगर आपके पास
विकल्प ना हो, विकल्पों की उपस्थिति शब्द होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ, ये गलत हो गया, प्रेजेंस ऑफ चॉइसेस। आप मान लीजिए कि आपके पास थाली में केवल रसगुल्ला रखा हो और 2 दिन से आप भूखे हों, तो क्या रसगुल्ला खाने के लिए आपको बाध्य किया गया? रसगुल्ला आपकी पसंद है, लेकिन आपके सामने अच्छा आपका पेट भर दिया गया हो पहले ही खिला खिला करके, और उसके बाद थाली में रसगुल्ला रखा जाए, एकदम गला तक ठूस के खिला दिया गया पहले, अब बढ़िया वाला माल लाया जा रहा है, तो क्या अभी भी विकल्पों की उपस्थिति? अभी भी नहीं है। विकल्पों की उपस्थिति तभी बनती है जब एक से अधिक विकल्प हो और चुनने की स्वतंत्रता हो। आपके ऊपर शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक किसी भी प्रकार का दबाव ना रहे, सिर्फ नैतिकता रहे। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ निश्चित प्रतिबंधों के साथ होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। यानी प्रतिबंध भी जो होनी चाहिए वह निष्पक्ष होनी चाहिए। तो यह पहली शर्त है लोकतंत्र के लिए। अब चीन को क्यों लोकतंत्र नहीं मानते अमेरिका और भारत जैसे देश? क्योंकि चीन की यह समस्या है कि वह चयन की स्वतंत्रता नहीं देता, वह व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को स्वीकार नहीं करता। यह चीन की बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा क्या है? दूसरी शर्त लोकतंत्र की क्या होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ अधिकांश का शासन, या आप इसे बहुसंख्यक शासन कर लीजिए। मैं इसको अभी करेक्ट कर दे रहा हूं ताकि बाद में दिक्कत ना करें। अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ, ये मुझे ले लेना चाहिए, बहुसंख्यक का शासन। यानी कि एक ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए, जो मेरा मानना है कि शासन तो देखिए लोकतंत्र है, मत विभाजन होगा ही, लेकिन मत विभाजन का यह मतलब नहीं कि बहुसंख्यक ने जो कह दिया वही होगा। यह तो फिर भीड़ तंत्र हो गया। अगर सिर्फ बहुसंख्यक की बात को मानेंगे तो आप लोकतंत्र में नहीं हैं, आप भीड़ तंत्र में हैं। बहुसंख्यक के अनुसार ऐसा शासन होना चाहिए जिसमें अल्पसंख्यक की भावनाओं और अधिकारों की सुरक्षा की जाए। एक बार फिर से मैं लोकतंत्र को परिभाषित कर रहा हूं इस दायरे में कि बहुसंख्यक के हिसाब से ऐसा शासन होना चाहिए जिसमें अल्पसंख्यकों के भावनाओं, हितों, अधिकारों की रक्षा की जा सके। यानी कि किसी भी प्रकार के अत्याचार से बचाव किया जाए। तीसरी शर्त है कि मुक्त चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ये मुक्त चुनाव नहीं शायद उतना समझ में आएगा जितना कि आपको निष्पक्ष चुनाव समझ में आएगा। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या हम लोग निष्पक्ष चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आज की तारीख में चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं? बड़ा सवाल है। पूछता है भारत, पता नहीं किससे पूछता है लेकिन पूछ रहा है। ठीक है। और निष्पक्ष चुनाव किसमें हो? जब सभी के वोट का मूल्य बराबर हो, भाग लेने के अवसर अधिक से अधिक लोगों को दिया जाए।
अब जब केवल अमीर लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, गुंडा मवाली ही चुनाव लड़ सकता है, झूठा चुनाव लड़ सकता है, चोर बेईमान चुनाव लड़ेगा, तो अवसर आपने सीमित कर दिया। आप जनता को बरगला दीजिए कि मित्रों ऐसी मशीन लगवाऊंगा कि इधर से आलू डालिए, इधर से सोना निकलेगा। अरे मित्रों, ये सब नहीं, आप वास्तविक स्थिति पर बात करिए, दर्जे पर बात करिए और तब आगे बढ़िए। तो सभी वोट बराबर हो और भाग लेने के अवसर अधिक हो। ऐसा नहीं कि जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो। तो जो ईमानदार होगा, जिसका जमीर जगा होगा, जिसकी आत्मा जिंदा होगी, वह फिर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो आपने अवसर सीमित कर दिए। चौथा क्या है कि राजनीतिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा हो, और राजनीतिक दलों के मध्य जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी उतना ही अधिक लोकतंत्र पुष्पित पल्लवित होता है। अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, आप इस देश की तरक्की में यकीन रखते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि फलाना दल से मुक्त भारत कर दिया जाए या उससे मुक्त समाज चाहिए, इस रंग से मुक्त समाज चाहिए। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। इसीलिए तमाम समझदार लोगों ने, समझदार राजनीति में या देशभक्त और देशद्रोही के बीच की पहचान कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा। देशभक्त कभी भी ये नहीं कहेगा कि उस राजनीतिक दल को समाप्त कर दो। वो कहेगा ये भी रहे साहब, ये भी रहे साहब, दोनों जिंदा रहे और दोनों आपस में जोर आजमाइश करते रहें। इसीलिए प्रत्येक देशभक्त व्यक्ति सरकार से ज्यादा विपक्ष का सम्मान करता है। और जो देश विरोधी होगा वो विपक्ष की आलोचना करेगा, विपक्ष से सवाल पूछेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि देश विरोधी है? क्योंकि राजनीतिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा यह अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने का काम करती है, सवाल पूछने की भूमिका दी गई है, क्रिटिसाइज करने की भूमिका दी गई है। और वह कम संख्या में होने के बावजूद भी, विपक्ष में वही होगा जिसके पास कम सांसद विधायक होंगे, वह तब भी सरकार को जो है संविधान के ढांचे में रखने का काम कर सकता है जब देश की जागरूक जनता उसके साथ खड़ी हो। अब बेवकूफ जनता सरकार के साथ खड़ी हो जाती है। तो यह राजनीतिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा आवश्यक है और इसीलिए स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष आवश्यक है। और मैं तो इससे अच्छा राम मनोहर लोहिया का एक स्टेटमेंट आप लोग को देना चाहता हूं। राम मनोहर लोहिया का स्टेटमेंट बहुत खूबसूरत है लोकतंत्र को इस पॉइंट को समझाने के लिए। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि राजनीतिक दल या सरकार जो है वह रोटियों की तरह होती है, पलटते रहना चाहिए। अगर एक ही दल बहुत लंबे समय तक अगर शासन में जमी रह जाए तो ठीक वैसे जैसे एक ही तरफ से रोटी आप सेकते रहें। इसका उदाहरण आप बंगाल को लेकर के देखिए। बंगाल में लंबे समय तक एक ही पार्टी शासन में रही और तमाम तरह की संपदाओं के होने के बावजूद भी बंगाल पिछड़ता चला गया। गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता के समय से सर्वाधिक उन्नत शहर रहा, लेकिन आज तक लंबे समय से एक ही पार्टी की सरकार होने के कारण गुजरात डेवलप नहीं कर पाता है। चंद शहरों को छोड़ दिया जाए,
आज भी गुजरात देश का नंबर 1 राज्य नहीं बना। वहीं पर साउथ के ज्यादातर स्टेट्स अगर आप ले लीजिए, चाहे तमिलनाडु को ले लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र को ले लीजिए, चाहे आप केरला को ले लीजिए, वहां पर सरकारें पलटती रहती हैं। तो उससे क्या होता है कि अधिक से अधिक वो मेहनत करते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों को बदलते रहिए। अब 3-4 दलों के बीच में प्रतिस्पर्धा करा दीजिए, देखिए देश अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो विपक्ष को जितना आप सम्मान देंगे, लोकतंत्र, देश, समाज, यह सभी के लिए बहुत बेहतर होगा। तो लोकतंत्र के लिए यह चारों बातें आवश्यक हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन कुछ निश्चित प्रतिबंधों के साथ होनी चाहिए। बहुसंख्यक का शासन होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के अल्पसंख्यक के अधिकारों का ध्यान रखा जाए, अत्याचारों से उनका बचाव किया जाए। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए जिसमें सभी के वोट बराबर हों और भाग लेने के अवसर अधिक से अधिक हों, और राजनीतिक दलों को आपस में प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। ये मैं इस पॉइंट को फिर से थोड़ा सा सही कर दे रहा हूं। राजनीतिक दलों के मध्य निरंतर प्रतिस्पर्धा, ये मजबूत बनाते हैं। प्रमुख पक्ष विपक्ष के साथ मतभेद बने रहें, अधिकारियों को जिम्मेदार बनाते रहें। तो ये बहुत अधिक आवश्यक है। अब आइए जरा हम लोग कुलीन तंत्र को पढ़ें। लोकतंत्र, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। लोकतंत्र पर किसी का सवाल बचा हो तो मुझसे बात कर सकता है, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आया सबके? लोकतंत्र ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया? सर, संसद और विधानसभाओं में बैठकों की संख्या में कमी होते जाना, ये लोकतंत्र को कमजोर करता है नहीं सर? बहुत कमजोर करता है। मैंने क्लास लिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो श्रिंकिंग डेज ऑफ पार्लियामेंट करके मैंने पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जो है पार्लियामेंट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तकरीबन 20 लेक्चर हैं उसमें। तो उसमें देखिएगा कि बिजनेस इन पार्लियामेंट करके मैंने जो है क्लासेस बनाई हैं, और इस पर मैंने पूरे आंकड़े के साथ समझाया हुआ है कि किस तरह से विधायिकाओं के कामकाज में कमी आना देश के लिए बड़ा घातक है, लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये टीवी पे ये सब है ना, अमीश देवगन वगैरह टाइप के, ये कौन चौधरी उधरी टाइप के नेता हैं ये सब, तो ये जो तमाम न्यूज चैनल वाले नेता हैं, या ये तुम्हारी अंजना ओम कश्यप वगैरह है, तो ये तमाम जो नेता हैं ये अच्छा नहीं, एंकर है ना, पता नहीं सब इतना कंफ्यूज करा देते हैं। एंकर नेताओं की भाषा बोल रहा है, नेता एंकर की भाषा बोल रहा है, बड़ा कंफ्यूजन इस देश में। तो ये जो सस्ते किस्म के एंकर हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं, तो इन सबको मैं सुनता रहता हूं। तो इन्होंने बोला कि संसद में 100% काम हुआ, इतने बिल आए और इतने बिल पास हो गए। कान की नीचे बजा के तो कहो चलो आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आशीष सर से क्लासेस लो। तुम गधे हो क्या? नहीं, गधों की बेइज्जती होगी। संसद छापा खाना नहीं है कि बिल छापते रहो, बिल छापते रहो, बिल छापते रहो। संसद लोकतंत्र के हित में क्वालिटेटिव डिबेट की जगह है, जहां से जनमत का निर्माण किया जाता है। पर इन गधों को कौन समझाए? मैं फिर गधा बोल रहा हूं, फिर गधों की बेइज्जती कर रहा हूं। आप सोचो, अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, आजकल तो टीचर भी हो गए हैं कुछ ऐसे से महान महान। ये आपके कौन कौन से हैं? दिव्या मैम वगैरह, या एक अनु की फेवरेट टीचर हैं खान सर,
हाँ सर। अब ये लोग जो है डिफाइन करेंगे कि क्या मतलब, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, छोड़ ही देते हैं, है ना। ये हम पे रहम खाएं, हम इन पे रहम खाएं। तो डेमोक्रेसी आज क्लियर हुई या डेमोक्रेसी पहले से क्लियर थी सबकी? मतलब डेमोक्रेसी कुल मिलाकर के यहाँ पे समझ में आई कि डेमोक्रेसी पर लिखने को आगे कैसे लिखेंगे? यस सर। क्लियर टू ऑल? यस सर। किसी के मन में कोई सवाल? नहीं? तो चलो जरा कुलीन तंत्र समझते हैं। कल से 9th की न्यू एनसीईआरटी के साथ हम लोग मिलेंगे, तो आज मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को हम यहीं पर रफा दफा कर दें। ठीक है? कुलीन तंत्र का मतलब है कुछ लोगों का शासन। अब ये कुछ लोगों का जो शासन है, यह कुछ लोगों का जो समूह बन रहा है, यह धन के आधार पर भी बन सकता है, यह पारिवारिक संबंधों के आधार पर। यह कौन है? बंद करें माइक। पारिवारिक संबंधों के आधार पर भी बन सकता है, शिक्षा या कारपोरेट के आधार पर भी बन सकता है, धार्मिक आधार पर भी बन सकता है, सैन्य नियंत्रण के आधार पर। तो कई सारे अलग अलग जगहों पर जो है ये अलग अलग आकार ग्रहण कर लेता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर, जैसे कि राज्य में कोई अलग सरकार और केंद्र में कोई अलग सरकार हो, वो वहाँ की उन नीतियों को कैसे डिफाइन करे? क्योंकि कुछ जैसे कि वित्तीय होता है, जैसे कि राज्य को पैसे आवंटन करता है, तो कुछ प्रदेशों को ज्यादा दिया जाता है, कुछ प्रदेशों को कम दिया जाता है, तो उससे भी लोकतंत्र प्रभावित होता है ना? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इस पर थोड़ा सा डिटेल में जाना है। ये इतना आसान नहीं है, इसको आगे चल करके मैं लूंगा, अभी छोड़ देते हैं, है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये जो कुलीन तंत्र है, ये इनमें से किसी भी आधार पर है, और कुलीन तंत्र में ये जरूरी नहीं है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये ट्रांसफर हो ही जाए। अब ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी को अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र। तो इस तस्वीर के जरिए समझ लेते हैं कि जब शासन की समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाए तो इसे एक तंत्र कहेंगे। ठीक है? ओलिगैर्की किसे कहेंगे? जब शासन चंद विशेष लोगों के हाथ में सिमट जाए तो इसे आप कुलीन तंत्र कहेंगे। कुछ के हाथ में, ये एक के हाथ में, ये कुछ के हाथ में। तीसरा शब्द है प्लूटोक्रेसी, इसे आप क्या बोलते हैं? कुलीन तंत्र। ये प्लूटोक्रेसी है। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धन तंत्र। तो जब धनी लोगों के हाथ में ही शासन सिमट जाए तो वो धन तंत्र है। और जब डेमोक्रेसी का मतलब कि रूल बाय ऑल, तो देखिए ऑटोक्रेसी रूल बाय वन, ओलिगैर्की रूल बाय फ्यू, प्लूटोक्रेसी रूल बाय रिच, बट डेमोक्रेसी इज रूल बाय ऑल। ये तस्वीर आपको जो है काफी कुछ कहानी बता देगी। अगर इस तस्वीर के सहारे हम चलें तो क्या भारत में आप बताइए कि एक तंत्र मौजूद है? हाँ है। जब शासन कई बार बहुत मजबूत नेताओं के हाथ में, जैसे इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी के समय में आप बात करें, तो ये ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, एक ही आदमी के। तो हम लोकतंत्र हैं, लेकिन व्यवहार में हम कहां चले जाते हैं? ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं। जब शासन, जैसे पाकिस्तान में कई बार जो है सेना का शासन हो जाता है तो ओलिगार्की है। हमारे भी देश में चंद लोगों के हाथ में शासन, जैसे चंद परिवारों के इर्द गिर्द शासन टहल रहा है, वही सिंधिया परिवार, वही पायलट परिवार, वही यादव परिवार, वही मायावती का खानदान। तो ये क्या हो रहा है कि शासन धीरे धीरे कुछ परिवारों तक सिमटता चला गया है, तो ओलिगार्की है।
प्लूटोक्रेसी चुनाव में बड़े पैमाने पर धन का उपयोग हो रहा है। जैसे अभी मैं बता रहा हूं कि आज ही की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेट विमान से गुजरात जा रहे हैं, 60 से 70 लाख रुपए पर डे का जिसका खर्च सिर्फ जो है जहाज का हो, तो जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि चुनाव कितने महंगे होंगे। एंड देन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो हमारे देश में लोकतंत्र में प्लूटोक्रेसी भी है, ओलिगार्की भी है और ऑटोक्रेसी भी है। बात समझ में आई? यस सर। चलिए, अब मोनार्किज्म क्या है? मोनार्किज्म कहे जाने का मतलब है कि राजतंत्र हो, शासन की वह प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति राजा या शासन का सर्वेसर्वा होता है। राजतंत्र में राजा निरंकुश शासन करते थे, जनता पे अत्याचार करते थे। राजा जनता चुनती नहीं थी बल्कि वंशानुगत हो जाती थी, और इसे छीना तभी जाता था जब एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था या कोई और हरा देता था, तब छीना जा सकता था। राजतंत्र संसार की सबसे पुरानी और स्वाभाविक शासन प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार राजा का बेटा अथवा राजघराने का कोई व्यक्ति ही हमेशा राजगद्दी पर बैठ सकता था। तो ये मोनार्किज्म है। मोनार्किज्म में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। ये भी रामराज्य भी क्या है, एक एग्जाम्पल है मोनार्किज्म का ही। रिपब्लिकनिज्म क्या है, गणतंत्र क्या है? गणतंत्र के अनुसार वो आप समझ लीजिएगा कि गणतंत्र तब होता है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। क्योंकि गणतंत्र मैंने आप लोग को पहले पढ़ा रखा है, गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते। यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है। गणराज्य की परिभाषा का विशेष रूप से संदर्भ सरकार के ऐसे रूप में लेते हैं जिसमें व्यक्ति नागरिक निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी संविधान के तहत विधि के नियम के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कि गणतंत्र में व्यक्ति की मर्जी नहीं होती है, बल्कि किसी व्यक्ति की मर्जी के मुकाबले वह संविधान की मर्जी होती है। और एक अंतिम परिभाषा जो सभी के देते हैं कि राज्य के प्रमुख जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। यहां पर शक्तियां बांट दी जाती हैं और राज्य का संदर्भ यहां पर संवैधानिक गणराज्य या प्रतिनिधि लोकतंत्र से लिया जाता है। लोकतंत्र और गणतंत्र का अंतर करना बड़ा जरूरी है। गणराज्य में जो शासन का सर्वोच्च पद होता है उस पर कोई भी आम आदमी बैठ सकता है, और लोकतंत्र या प्रजातंत्र वो होता है, यानी कि यहां पर लोकतंत्र में क्या मतलब होता है कि निर्णय लेने की क्षमता। लोकतंत्र किसे जो है डिसाइड करता है, निर्णय लेने की क्षमता को। तो यहां पर निर्णय जो है वह किसके जरिए लिया जाता है, वह जनता स्वयं लेती है। लेकिन गणतंत्र में यह देखा जाता है कि जो सार्वजनिक पद हैं उन पर कौन है। और दुनिया के ज्यादातर देश आज की तारीख में गणराज्य भी हैं और लोकतंत्र भी हैं। भारत भी इसी तरह से एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों हैं। सर कोई राजा अगर लिखित संविधान के अनुरूप शासन करे तो उसको गणतंत्र में शामिल करेंगे क्या? नहीं, केवल वही एक शर्त नहीं है ना।
जो सर्वोच्च पद है वह किसके हाथ में है? एक व्यक्ति का, एक वंश का। उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब किसी देश के जो भूमि है, जो किसी देश के संसाधन हैं, उनका दोहन कोई अन्य देश, कोई अन्य ताकत अपने लिए करती है, तो संसाधन किसी और का। अब यहां पर यह तस्वीर देखिए कि पहले मूल निवासियों के शासन का दोहन अंग्रेजों ने किया, अलग लोगों ने किया। अब आप ही के देश में, आप ही में से कुछ लोग औरों का दोहन कर रहे हैं। जैसे कि किसानों की जमीन छीन करके उस पर बड़ी बड़ी सड़कें बना देना। आदिवासियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि आदिवासियों को विस्थापित करके किस तरह से उनकी नरक की जिंदगी बना दी जाती है। तो ये उपनिवेशवाद में सिर्फ रंग बदला है, शासन अभी भी कहीं ना कहीं उपनिवेशवादी प्रवृत्ति के अनुसार चल रही है। ये तस्वीर समझ में आ रही है सबके? कठिन तो नहीं बन गई है? कहने के लिए हम उपनिवेशवादी शासन से मुक्त हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर अभी भी हम उसका हिस्सा बने हुए हैं। और क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सर वो हम लोग उपनिवेशवाद इसको बोलेंगे या सर उपभोक्तावाद बोलेंगे सर? उपभोक्तावाद में तो हमको भी उपभोक्ता हो जाना चाहिए था। उपनिवेशवाद के साथ उपभोक्तावाद आता ही आता है, लेकिन यहां पर संसाधन उपभोक्तावाद में जाहिर सी बात है कि हमारे पर कोई और नियंत्रण के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उपनिवेशवाद में किसी और का नियंत्रण होना जरूरी है, किसी बाहरी शक्ति का। तो फिर सर अगर अपने देश में किसान जमीन ये सब का एग्जांपल लेते हैं तो इसको उपभोक्तावाद नहीं है, वह शोषणकारी व्यवस्था है। और उपभोक्तावाद में जब आप लोगों को सिर्फ एक प्रोडक्ट के तौर पर देखना शुरू कर दें, तब उपभोक्तावाद है। जैसे कि आज की तारीख में मैं कहूं कि जब आप आदिवासियों को उनके जंगलों से भगा रहे हैं, किसानों की जमीनें छीन रहे हैं, तो क्या ये उपभोक्तावाद है? नहीं, ये पहले जो है अंडरलाइन उपनिवेशवाद है। लेकिन ये कैसा उपनिवेशवाद है जो क्लासिकल उपनिवेशवाद की परिभाषा दी जाती थी उसमें नहीं आएगा। उपभोक्तावाद में ये होता है कि सबको आप जो है केवल एक प्रोडक्ट के रूप में देखिए। यहां पर सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि उनसे छीन लिया जाए। वो उपभोक्ता लायक भी नहीं रह जा रहे हैं। जब आप आदिवासियों से जमीनें छीनते हैं तो वो उपभोक्ता रहेंगे क्या? नहीं, आपने तो उनके सारे संसाधन छीन लिए। आपने किसानों से जमीन छीन ली, किसान 10 साल तक जो है उसके पैसे को उड़ा देगा, 10 साल के 2 साल 4 साल में उड़ा देगा। उसके बाद जो किसान जो है आसानी से नमक चावल खरीद रहा था, अब वह भी नहीं खरीद पाएगा। तो एक उपभोक्ता के रूप में वह टूट जाता है। चंद लोग ही व्यापार करते हैं। जैसे कोविड को लेकर के मुझे एक डाउट है, मतलब मैं श्योर नहीं उस बात को लेकर के, लेकिन कोविड को लेकर के डाउट ये है कि कहीं न कहीं ये पूरी दुनिया की, जैसे थानोस दिखाया गया था ना, एक मूवी आई थी अवेंजर्स का, तो उसका ये कहना था कि जनसंख्या को मिटा दीजिए, जनसंख्या की दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि कोविड को भी इसी तरह से फैलाया गया ताकि जिन लोगों के अंदर क्रय शक्ति ना हो उनको मार दिया जाए। और बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि संसाधनों पर जो बोझ बढ़ रहा था उसको, मतलब जनगणना के अभी आंकड़े नहीं है, लेकिन अगर जनगणना के आंकड़े लेंगे और वास्तविक आंकड़े आए हैं तो आप देखेंगे कि ठीक ठाक लगेगा, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके जानने में कम से कम 20 लोगों की डेथ ना हुई हो। और पूरे भारत में कंडीशन है, तो मौतें बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं। यहां पर उपनिवेशवाद का मतलब है कि जब किसी राज्य, किसी देश, किसी समाज के
संसाधनों पर किसी अन्य समाज का कब्जा हो जाए, किसी अन्य बाहरी शक्ति का कब्जा हो जाए, तो उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। अधिनायकवाद, टोटलिटेरियनिज्म किसे कहते हैं? तो ये भी एक तरह का एक तंत्र है कि जब एक ही केंद्रीकृत सत्ता, अधिनायकवाद कब कहते हैं कि जब कोई एक केंद्रीकृत सत्ता ही वह सबका मालिक बन बैठे, यानी कि समस्त शक्तियों का मालिक कोई एक व्यक्ति बन जाए या कोई एक गुट बन जाए और वही सब कुछ हो जाए, तो अधिनायकवाद होता है। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि हीरो कॉमेडी भी कर रहा है, हीरो फाइटिंग भी कर रहा है, हीरो नाच भी रहा है, तो वो क्या हो गया, वही सब कुछ कर रहा है। और अब के तो हीरो और माशाल्लाह, अब वो लड़की बन भी आ रहे हैं। अब पहले तो चलो अमिताभ वगैरह लड़की बनते थे तो लगता था कि लड़का लड़की बना है। रितेश देशमुख के बाद से तो ऐसी परंपरा चली कि पता ही नहीं चल रहा है कि नारी पीछे साड़ी है कि साड़ी पीछे नारी है, कोई कौन नर है कौन नारी है। तो ये सारे रोल को जैसे उन्होंने कंट्रोल कर दिया, तो वो नायक से ज्यादा अब अधिनायक बन गए। इसी तरह से शासन में जब एक गुट या एक व्यक्ति ही समस्त राजनीतिक शक्तियों का नियंत्रण करता है, तो वही अधिनायकवाद, यानी कि टोटल पावर्स एक ही के पास चली जाए, तो यही टोटलिटेरियनिज्म है। जैसे हिटलर के जमाने में रहा होगा, अकबर के जमाने में रहा होगा, अशोक के जमाने में रहा होगा। और सबसे अंत में फासिज्म क्या है, फासिस्ट किसे बोलते हैं, आजकल बड़ा ये शब्द चला है। तो फासीवाद एक ऐसा दर्शन है, मूल रूप से फासीवाद एक ऐसा दर्शन है जिसमें अगर आप कहें तो जो लोग शासन में होते हैं, जो सरकार में होते हैं, वो अपने विरोध को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप उनका विरोध करेंगे तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देंगे, आपकी जुबान कटवा लेंगे, आपकी गर्दन कटवा लेंगे, आपका घर तोड़वा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, सोशल मीडिया में आपके खिलाफ गाली गलौज चला देंगे, आपके खिलाफ जो है राजद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। तो ये सब किसके लक्षण है कि विरोधियों को डरा धमका करके चुप करा दिया जाए, तो ये फासिज्म का लक्षण है। फासिज्म का मतलब फांसी नहीं है कि फांसी दे दिया गया, जैसा कि शब्द से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। फासिज्म का मतलब विरोध की आवाज को ये न प्रकार में दबा दिया जाना है। सोशल मीडिया में भी जो विरोधियों के खिलाफ गाली गलौज होती है, जो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू करके फेमस किया गया, खरबों रुपए खर्च कर दिए गए। एक अनुमान ये लगाया जाता है कि राहुल गांधी को पप्पू साबित किया, उसकी इमेज बर्बाद करने के लिए अब तक पिछले कुछ सालों में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। ये कहां तक सही मुझे नहीं पता, लेकिन विपक्ष के एक बड़े नेता के लिए इस तरह की भावना रखना, उसके खिलाफ गाली गलौज करना, पूरी की पूरी सरकार को काम छोड़ करके सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ फोकस करना, ये क्या कहलाता है? ये फासिज्म का लक्षण है। तो विरोधियों की आवाज को किसी भी सूरत में दबा दिया जाना, चाहे गला काट दीजिए, चाहे जुबान काट दीजिए, हाथी के पांव के नीचे फेंक दीजिए, राजद्रोह का मुकदमा करा दीजिए, या फिर सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए गाली गलौज कराइए, ये फासिज्म है, फासिस्ट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को जो है शासन के विभिन्न प्रकारों को भली भांति समझा दिया है। आप लोग की समझ में आया? कोई प्रश्न किसी के मन में है? डिसेंट आए? डिसेंट वर्ड लिखा हुआ था सर, इसका मतलब क्या लिखा हुआ था? डिसेंट, उसमें राजद्रोह के लिए सेडिशन सब विरोध। विरोध। ठीक है, जी सर।
तो मुझे लगता है कि ये क्लास मैंने समझा दिया। कल से क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी के साथ शुरू करेंगे। तो तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। और क्लासेस मुझे लगता है कि अब डिस्टर्ब नहीं होगी, अपने नियत समय से चला करेंगे। 5:30 बजे से हम लोगों ने जो समय तय किया है क्लासेस चलेंगी, ठीक है। लेकिन अब क्लासेस में गंभीरता और बढ़ेगी, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में कॉन्सेप्ट ही पूरी तरह से डिलीवर होने थे, आपको समझ में आए होंगे। जी सर, फांसीवाद आज तक मतलब सिर्फ वाक्य में देख लेते थे लेकिन समझ नहीं था, बेसिक समझ मुझे भी नहीं था सर पहला। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग फांसीवाद को फांसी से समझते थे। नहीं सर, फांसी से नहीं समझता था, लेकिन मतलब ये सीधे सीधे वो हिटलर के साथ दिमाग चला जाता था, कंफ्यूज होते थे कि वो मतलब फांसीवाद क्या है। जो लक्षण है वो हिटलर से नहीं जोड़ा जाता है, इसकी शुरुआत मानी जाती है मुसोलिनी से। जी सर, मुसोलिनी से, वो हिटलर के साथ नाजीवाद को जोड़ा था सर। नाजीवाद को भी एक बार फासिज्म शब्द का जो है मतलब होता है खूबसूरत लड़कियों का साथ। तो इस फासिज्म मतलब जो इसका लिटरल मीनिंग है, तो जैसे कि आप खूबसूरत लड़कियों के बीच में घिरे रहिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने जो है ऊपर ही जो है तमाम सेंटर है, और लड़की किसी और के पास जाती है तो आपको दिक्कत होगी। तो ये उसी से शब्द बना है फासिज्म, कि आपके विरोधी के पास सुंदर लड़की नहीं जानी चाहिए, आपके पास देखिए। तो किसी जमाने में जो पितृसत्तात्मक समाज रहा होगा उसने ऐसा सोचा होगा, पर आज के तारीख में फासिज्म का मतलब है विरोध की आवाज को किसी भी तरह से कुचल दिया जाना। जी सर, तो एक सर नाजीवाद भी एक बार समझा दीजिए सर। आगे चर्चा करनी है, एनसीईआरटी में है तो तभी डिटेल कर दीजिए। नाजीवाद हम पढ़ना है लोगों को, ओके सर, ठीक है। तो चलिए, मैं कोशिश मेरी एक इच्छा ये है कि वर्ल्ड मतलब एटलीस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाने की बारी आवे तो मैं ही पढ़ाऊं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री तो सर, वर्ल्ड हिस्ट्री तो पूरे तौर पे आईआर ही है, आप ही बेस्ट होंगे सर उसमें। तो मुझे ये लगता है कि हिस्ट्री के लिए दूसरे सर हैं, हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी वाले सर के लिए ये दिक्कत ये है कि उनका मेंस का एग्जाम है फरवरी में, तो मैं देखता हूँ कि कैसे जो है टाइम टेबल सेट होगा। इसके बाद हम फिर इकोनॉमी ही लेंगे आप लोग, ठीक है। इकोनॉमी के बाद देखते हैं सर। वर्ल्ड हिस्ट्री आप ही पढ़ाइएगा सर, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ा रहे थे एक धर्मेंद्र सर हैं, वो पढ़ा रहे थे, तो इस तरीके से पढ़ाए कि मतलब उनको खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ऐसा लग रहा था। जब अमेरिका का पढ़ा रहे थे तो बहुत बार मतलब ये सहमति बना ही नहीं। हिस्ट्री के अच्छे अच्छे टीचर भी जो है वो उस कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर पाने में जो है उनको दिक्कत होती है। तो बाकी इंडियन हिस्ट्री से लोग समझते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है हिस्सा मैं चाहता हूँ कि मैं